Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to continue with the topic of acids and bases. एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर हमने उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया, ठीक है जी। इसके अलावा हमने डिस्कशन किया कि उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा। फिर हमने पर्टिकुलरली लुईस एसिड्स के इफेक्ट देखे कि उनके ऊपर अगर हम कोई सब्सटेंस लगा देते हैं उनकी एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। ऐसे ही हमने लुईस बेसिस के लिए देखा कि उनकी एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए। आज की वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। अब जो एसिड्स और बेसिस होती है उनको हार्ड और सॉफ्ट किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर हम लुईस के हिसाब से देखें तो उनके हिसाब से एसिड बेस में रिएक्शन कैसे होती है। एक लुईस एसिड होता है जिसके अंदर एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वो क्या करता है, एक लुईस बेस के फिल्ड अनशेयर्ड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाता है और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब हमारे पास स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है उसी के बेसिस पर ये कॉन्सेप्ट आया। देखो, जब हमने रिएक्शंस करा के देखा अलग अलग आयंस का अलग अलग लिगेंड्स के साथ, तो देखा गया कि कुछ लिगेंड्स ऐसे थे जो आयंस के साथ अलग अलग बिहेव करे थे। फॉर एग्जांपल, कुछ लिगेंड्स तो जो हैवियर आयंस होते हैं लाइक Ag+, Pd2+, Pd2+, इनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे थे। वहीं कुछ लिगेंड्स ऐसे थे जो छोटे वाले आयंस को प्रेफर करते थे बॉन्डिंग के, लाइक B2+, Al3+, Ti4+, जिनके पास न तो डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हाईली चार्ज होते हैं, बहुत छोटे छोटे आयंस होते हैं। कुछ लिगेंड्स इनको प्रेफर कर रहे थे। बेसिकली इस पैटर्न से ये ऑब्जर्व किया गया कि बॉन्डिंग में एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस ऑब्जर्व किया जा रहा था कि कुछ पर्टिकुलर लिगेंड्स कुछ पर्टिकुलर आयंस को ही प्रेफरेंस दे रहे थे। उसी के बेसिस पर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। एंड मेटल्स को दो तरह से क्लासिफाई किया गया, इसी तरह से लिगेंड्स को भी दो तरह से क्लासिफाई किया। सबसे पहले अगर हम मेटल आयंस की बात करें जो एज एसिड्स फंक्शन करते हैं, उनको दो क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास ए मेटल आयंस एंड क्लास बी मेटल आयंस। अगर हम क्लास ए मेटल आयंस की बात करें तो इसके अंदर आते हैं हमारे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स, सभी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल Ti4+, Cr3+, Fe3+। इनफैक्ट इसमें हाइड्रोजन आयन भी इंक्लूडेड होता है। ये एक पार्ट हो गया मेटल आयंस का। क्लास बी मेटल आयंस उसके बाद डिवाइड किए गए। इनके अंदर सभी हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था बट ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जनरली लोअर थी, लाइक Hg2+, Pd2+, Cu2+, Ag2+। ये वाले मेटल आयंस से। उसके बाद पियर्सन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसी क्लासिफिकेशन को यूज करके जो क्लास ए मेटल आयंस है उनको हार्ड एसिड्स में क्लासिफाई किया, यानी कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स, ये सब हार्ड एसिड्स में आएंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हाई होती है। एंड क्लास बी मेटल आयंस इनको एज सॉफ्ट एसिड्स क्लासिफाई किया गया जिसमें हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स आएंगे एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयंस आएंगे। ठीक है जी। अब लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। लिगेंड्स को क्लासिफाई किया गया क्लास ए लिगेंड्स एंड क्लास बी लिगेंड्स में। क्लास ए लिगेंड्स में आते थे वो मॉलिक्यूल्स और वो आयंस जिनमें डोनर एटम्स जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब प्रेजेंट होते थे। फॉर एग्जांपल NH3, H2O, OH-, ये सब। ये जनरली प्रेफर करते थे टाइप ए मेटल के साथ ही बॉन्डिंग करना। जो क्लास ए वाले लिगेंड्स थे वो टाइप ए मेटल के साथ बॉन्डिंग करना पसंद करते थे। उस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया। अगर इनकी टेंडेंसी देखी जाए रिएक्ट करने की तो मोस्टली देखा गया, अगर हम फ्लोरीन वाले हेलोजन वाले ग्रुप में बात करें तो FCl, इनमें से क्लास ए मेटल्स के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी देखी गई सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की थी। ऐसे ही जब नाइट्रोजन वाले ग्रुप में देखा गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनमें देखा गया कि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी थी क्लास ए मेटल आयंस के साथ बॉन्डिंग करने की। उस बेसिस पे इन डोनर एटम्स को, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन डोनर एटम्स हैं, इन लिगेंड्स को क्लास ए में डिवाइड किया गया। इसी को पियर्सन ने एज हार्ड बेसिस फर्दर क्लासिफाई किया कि ये वाले सभी लिगेंड्स कौन से होंगे जो हार्ड बेसिस में आएंगे। क्लास बी लिगेंड्स की बात करें तो इसके अंदर वो लिगेंड्स आते हैं जिनमें डोनर एटम जनरली फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम, आयोडीन होता है। दैट इज, अगर हम हेलोजेंस के ग्रुप में बात करें तो ये वाले
हेलोजेंस में जो आयोडीन होता है वो सबसे ज्यादा टेंडेंसी दिखाता है क्लास बी मेटल आयंस के साथ बॉन्डिंग करने में, इसीलिए इनको क्लास बी लिगेंड्स में रखा गया। इसी तरह नाइट्रोजन वाले ग्रुप में फॉस्फोरस सबसे ज्यादा टेंडेंसी दिखाता है क्लास बी मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करने में, इसलिए उनको एज क्लास बी लिगेंड्स में क्लासिफाई किया गया। एंड इन्हीं को हम सॉफ्ट बेसिस भी बोल सकते हैं। सो यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस का। तो पियर्सन ने बेसिकली क्या कहा, उसने इन्हीं टर्म्स को, इन्हीं क्लासिफिकेशन को हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस में क्लासिफाई कर दिया। सो अब हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि जो हार्ड एसिड्स हैं, सॉफ्ट एसिड्स हैं, इन सब के एग्जांपल्स और किस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बेस पे हम उसको हार्ड या सॉफ्ट बोल सकते हैं। कुछ हमने उसमें से अभी डिस्कस भी किया, उन्हीं को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम फर्स्टली हार्ड एसिड्स की बात करें तो इसमें H+, Li+, Na+, ठीक है, K+ यानी कि अल्कली मेटल, सारे अल्कलाइन, Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Al3+, Cr3+, Si4+, Ti4+, Ce4+, Bf3, BCl3, AlCl3, Cl3+, Cl7+, I5+, ये सभी हार्ड एसिड्स के अंडर आ रहे थे। इन सब में कॉमन चीज़ें क्या थी, इनमें जो केटायंस था उसका जनरली साइज क्या था, बहुत ही छोटा सा। So those cations which have small size are classified as hard acids. Also mostly इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इसमें आ रहे थे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की Cl3+, 7+ तक ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो सभी हार्ड एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे। और इनकी खास प्रॉपर्टी एक ये थी कि इन वाले केटायंस को इजीली पोलराइज नहीं किया जा सकता। सो वो केटायंस जिनका साइज छोटा होता है, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है, जो इजीली पोलराइज नहीं होते हैं, उन सबको हार्ड एसिड्स में क्लासिफाई किया जाता है। अगर सॉफ्ट एसिड्स की बात करें तो Cu+, Ag+, Hg+, Cd2+, Pt4+, Pt2+, BH3, GaCl3, I+, Br, ये सभी सॉफ्ट एसिड्स में क्लासिफाई किए गए। सॉफ्ट एसिड्स की खास बात क्या थी, इनमें जो केटायंस था उनका साइज बड़ा था, दे वर लार्ज साइज केटायंस। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली 0 थी या बहुत ही लो ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रिफर कर रहे थे ये वाले केटायंस, एंड ये वाले केटायंस इजीली पोलराइज भी हो सकते थे। सो इन सभी केटायंस को सॉफ्ट एसिड्स में क्लासिफाई किया गया। इनके अलावा कुछ बॉर्डर लाइन केसेस भी होते हैं, लाइक जो ना कंप्लीटली हार्ड होते हैं ना कंप्लीटली सॉफ्ट बिहेव कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मिडल में होती है, इसलिए हम उनको बॉर्डर लाइन एसिड्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल Fe2+, CO2+, Zn2+, RH+, Pb2+, सो दीज आर क्लासिफाइड एज बॉर्डर लाइन एसिड्स। अब अगर हम बेसिस की बात करें तो हार्ड बेसिस कौन से होंगे, ये वो वाले बेसिस होंगे जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करें, जिनके अंदर जो डोनर एटम्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था क्लास एलिगेंट्स में, आपने देखा होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन था। सो ऑब्वियसली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। सो इसके अंदर वो सारे डोनर एटम्स आएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। ऑल्सो ये वाले एनायंस की पोलराइजेबिलिटी लो होगी, यानी कि ये वो वाले एनायंस होंगे या वो वाले डोनर एटम्स होंगे जिनको हम इजीली पोलराइज नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो ये इजीली ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं, ठीक है, एंड इनके अंदर फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया मॉलिक्यूल NH3, अमीन्स RNH2, वाटर H2O, OH-, O2-, CH3COO-, PO4-3-, F-, Cl-, ClO4-, all these are the hard bases। सॉफ्ट बेसिस की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली अपोजिट होती है हार्ड बेसिस से। इनके जो डोनर एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो होती है, इजीली पोलराइज भी हो जाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं, एंड इनके जो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल H-, R-, R3p, iodide ion, cyanide ion, RSH, C2H4, all these are classified as soft bases। सो इसी के साथ हमारी क्लासिफिकेशन पूरी होती है। जैसे बॉर्डर लाइन एसिड्स से वैसे बॉर्डर लाइन बेसिस भी होते हैं जो कंप्लीटली ना हार्ड बिहेव करते हैं ना कंप्लीटली सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल C6H5NH2 दैट इज एनिलीन, C5H5N, N2, NO2-, SO3-, Br-, all these are classified as borderline bases। So with this we complete our classification of hard and soft acids and bases।
नाउ वील मूव ऑन टू आवर मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल। आखिर पियर्सन ने ऐसा बोला क्या था हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, जिसकी वजह से ये पूरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सो पियर्सन ने ये कहा था कि जो हार्ड एसिड्स होते हैं वो प्रिफर करेंगे कि वो हार्ड बेसिस के साथ ही बॉन्ड करें, एंड जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं वो जनरली प्रिफर करेंगे कि वो सॉफ्ट बेसिस के साथ ही बॉन्ड करें। यानी कि हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट वाले कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ, और सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ इतना स्टेबल नहीं होगा और बॉन्डिंग प्रिफर नहीं करेगा। ये हो गया पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल। अब ये पियर्सन का HSAB प्रिंसिपल आखिर अप्लाई कहाँ हो रहा था? भाई इसकी कोई एप्लीकेशन होगी, उसने पियर्सन ने कहीं पे ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ हार्ड हार्ड वाले अच्छे से बॉन्ड कर पा रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट वाले अच्छे से बॉन्ड कर पा रहे हैं। सो ये एप्लीकेशंस आखिर थी क्या? इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे applications of Pearson's HSAB principle and we have to discuss 5 such applications. So सबसे पहली एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं एक ल्यूइस एसिड का एक बेस के साथ, तो वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है ल्यूइस एसिड A और ल्यूइस बेस B के बीच में, AB जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये स्टेबल सिर्फ तभी होता है सबसे ज़्यादा अगर A और B या तो दोनों हार्ड हो, हार्ड एसिड हार्ड बेस हो, या फिर A और B दोनों सॉफ्ट हो, लाइक सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस हो। अगर एक हार्ड एसिड और दूसरा सॉफ्ट बेस, या फिर एक सॉफ्ट एसिड या दूसरा हार्ड बेस होगा, तो उस केस में स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस मिल ही नहीं रहे थे। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन थी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये ऑब्जर्व किया गया दैट AgI2- वॉज स्टेबल बट AgF2- वॉजंट स्टेबल। सो इसके पीछे का लॉजिक भी यही लगता है। AgI2- कैसे बनता है? Ag+ और I- की रिएक्शन से, जहाँ पे Ag+ सॉफ्ट एसिड है और I- सॉफ्ट बेस है, तो वो दोनों मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं AgI2- सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरैक्शन से। जबकि अगर हम AgF2 कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उस केस में Ag+ तो सॉफ्ट एसिड है, बट जो F- है वो हार्ड बेस है। तो इनका जब इंटरैक्शन होता है तो उस केस में जो कंपाउंड बनता है दैट इज बिकॉज ऑफ हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शन। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट स्टेबल, इसीलिए कंपाउंड स्टेबल नहीं पाया गया एनवायरनमेंट में। एक और रिएक्शन आप देख सकते हो, LiI + CSF फॉर्म्स LiF + CSI। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड ही रिएक्शन इसी वजह से करती है क्योंकि हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन फेवरेबल होते हैं। अगर आप Li मॉलिक्यूल को देखो तो इसमें Li हार्ड एसिड है और जो I- है वो सॉफ्ट बेस है। इसी तरह से अगर हम CSF की बात करें तो जो CS+ है वो हार्ड एसिड है, सॉफ्ट एसिड है, और F- हार्ड बेस है। सो ये इंडिविजुअली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, बट जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता क्या है? LiF, जो कि हार्ड हार्ड इंटरेक्शन से फॉर्म हो रहा है, और CSI जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन से पॉसिबल है। सो इसी वजह से LiF और CSI का फॉर्मेशन फेवरेबल होता है। ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल हम इसका डिस्कस कर सकते हैं। देखो, जो COF6 3- कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल होता है, बट COI6 3- कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। सो उसका रीज़न भी आप इसी से समझ सकते हो, क्योंकि जो कोबाल्ट का आयन है दैट इज़ ए हार्ड एसिड। सो जब वो एक F- आयन यानी कि हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, इसीलिए COF6 3- स्टेबल है। जबकि यही CO3+ जो कि हार्ड है, जब वो I- यानी कि एक सॉफ्ट बेस के साथ इंटरेक्शन करता है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। ठीक है जी। This was the first application of HSAB principle. The second application is prediction of coordination in complexes of ambidentate ligands। यानी कि HSAB प्रिंसिपल ये प्रिडिक्ट कर सकता था कि अगर हम किसी मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को एम्बीडेंटेड लिगेंड से जोड़ रहे हैं, तो हमें पता है एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो उस मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस में वो एम्बीडेंटेड लिगेंड किस डोनर एटम से जुड़े वो भी प्रिडिक्ट किया जा सकता था यूजिंग HSAB प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम SCN- एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात करें तो ये नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है और सल्फर के थ्रू भी जुड़ सकता है। सो अगर ये कोबाल्ट के साथ जब जुड़ रहा था, यानी कि जब CO का कॉम्प्लेक्स बना रहा था, तो उस केस में देखा गया कि ये नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहा था। ठीक है जी, नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा था।
और कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा था, CONCS4 2-, क्योंकि कोबाल्ट क्या है, अभी हमने डिस्कस किया एक हार्ड एसिड, और नाइट्रोजन भी हमने डिस्कस किया था, ये कैसा डोनर होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। तो ये वाला अब एम्बिडेंटेड लिगेंड कैसे बिहेव करेगा, एज हार्ड बेस। तो हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन होगा और ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह से सेम लिगेंड जब पैलेडियम के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, जो कि एक सॉफ्ट एसिड होता है, उसके साथ इंटरेक्शन करने पे ये सल्फर के थ्रू डोनेशन करता है और सल्फर के थ्रू जुड़ता है, क्योंकि सल्फर कैसे एक्ट करता है, एज अ सॉफ्ट बेस। तो यहाँ पे सॉफ्ट इंटरेक्शन से PdSCN4 2- स्टेबल हो जाता है। ठीक है जी। सो इस बेसिस पे हम कोऑर्डिनेशन का द थर्ड एप्लीकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एसिड एंड बेसिस को क्लासीफाई कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है ना। एसिड्स और बेसिस को हम हार्ड और सॉफ्ट क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग कि वो किसके साथ जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा एसिड है जो हार्ड बेस के साथ जुड़कर स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो कैसे क्लासीफाई है, एज हार्ड एसिड। ऐसे अगर कोई ऐसा एसिड है जो सॉफ्ट बेस के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है, दैट मीन्स वो कैसे क्लासीफाई होगा, एज सॉफ्ट एसिड। इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, R2SH प्लस CH3Hg फॉर्म CH3HgSr2+ H+। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, जो R2S है वो एक सॉफ्ट बेस है और जो H+ है वो एक हार्ड एसिड है। R2S जो एक सॉफ्ट बेस है, वो जब रिएक्ट करता है CH3Hg+ के साथ, यानी कि जो एक सॉफ्ट एसिड है, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, CH3HgSr2+। ये स्टेबल बना कैसे, यहाँ पे अब जो स्टेबल बना है ये सॉल्ट, दैट इज सॉफ्ट इंटरैक्शन, एंड साथ में H+ जो हार्ड एसिड था वो रिलीज हो गया। सॉफ्ट इंटरेक्शन के बाद एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ और H+ निकला। तो H+ क्यों रिमूव हुआ, क्योंकि वो इसके साथ स्टेबल कंपाउंड नहीं बना था, एंड इसलिए हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, एज हार्ड एसिड। ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन करने में भी हमारी हेल्प कर सकता है कॉन्सेप्ट। फोर्थ एप्लीकेशन इज अकरेंस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स। जो हमारे हार्ड एसिड मेटल आयंस है, जैसे कि Mg2+, Ca2+, Al3+, ये जनरली हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिले, यानी कि जब हमने इनको ओर से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी तो इसे मैग्नीशियम हैलाइड के फॉर्म में मिला, या कार्बोनेट के फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में। उसका रीज़न था क्या, जो हमारे हार्ड एसिड्स होते हैं ना, ये ऑब्वियसली हार्ड बेसिस के साथ कंबाइन होना प्रेफर करेंगे, और जो ये ऑक्साइड आयन है, हैलाइड आयन है, कार्बोनेट आयन्स है, ये सभी हार्ड बेसिस होते हैं। तो ये एनवायरनमेंट में भी हार्ड एसिड और हार्ड बेस के साथ इंटरेक्शन करके एग्जिस्ट करते हैं इन आर ओर्स एंड मिनरल्स। सिमिलरली जो सल्फाइड्स थे वो किसके मिले, जो सॉफ्ट एसिड मेटल आयंस थे, क्योंकि जो सल्फाइड आयंस होते हैं वो सॉफ्ट बेस होते हैं। उनका इंटरेक्शन भी सॉफ्ट एसिड के साथ मिला, फॉर एग्जांपल Cu+, Ag+, Hg2+। तो इनके ओर्स एंड मिनरल्स में सल्फाइड ओर्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट इंटरेक्शन से वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इस तरह से किस मेटल आयन का कौन सा ओर्स एग्जिस्ट करेगा, ये भी हम इजीली इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बता सकते हैं। द लास्ट एप्लीकेशन इज पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट, यानी कि अगर कहीं रिएक्शन हो रही है, उसमें कोई मेटल एज कैटलिस्ट पार्ट ले रहा है, तो उसमें किस और चीज के प्रेजेंस होने की वजह से उस मेटल कैटलिस्ट की पॉइजनिंग हो सकती है, ये हम HACB प्रिंसिपल से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मेटल कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, अगर वो सॉफ्ट एसिड है, फॉर एग्जाम्पल Na, Pt, Pd, MO, ऑब्वियसली इसे कोई भी सॉफ्ट बेस इजिली पॉइजन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल CO, AS, फॉस्फोरस, ये इसको इजिली पॉइजन कर पाएंगे। पॉइजनिंग हो कैसे पा रही है इन मेटल कैटलिस्ट की, बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस इंटरेक्शन। ये आपकी 5 एप्लीकेशंस थी यूजिंग HACB प्रिंसिपल, जो कि पियर्सन ने दिया था, जो कि कहता है कि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्डिंग करना पसंद करता है एंड हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बॉन्डिंग करना पसंद करता है। इसी के साथ हमारे HACB के एप्लीकेशंस कंप्लीट होती हैं। लास्ट टॉपिक जो आप इसका डिस्कस करोगे वो है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, यानी कि जो हमने HACB प्रिंसिपल डिस्कस किया उसका बेसिस क्या था, क्या थ्योरीज दी गई, किस बेसिस पे ये तय हुआ कि हाँ हार्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा, बेस के साथ करेगा, थ्योरीज क्या थी इसकी। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसके लिए दिया गया दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन।
अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस होते हैं वो जनरली प्योरली कोवलेंट आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हार्ड एसिड हमने देखा छोटे हैं, ज़्यादा चार्ज वाले हैं, तो हमें पता ही है कैटायंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे ऑल द टाइम। जो हार्ड बेसिस हैं, है ना, वो हमारे नाइट्रोजन वाले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं, तो ये इन पे पार्शियल चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये ज़्यादा एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इनमें आयनिक पोर्शन ज़्यादा होगा, कोवलेंट पोर्शन कम होगा। सो ये जनरली हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस का जो इंटरेक्शन होता है दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। जितना छोटा आयन होगा, जितना छोटा उसका साइज होगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा आयंस के बीच में एंड उतना ज़्यादा हार्ड इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। सेकंड थ्योरी दी गई ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में बार बार टर्म्स यूज़ की कि कौन सा बेस इजिली पोलराइज हो सकता है एंड कौन सा नहीं, उसके बेसिस पे हम उसको सॉफ्ट या हार्ड में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो जो पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी वाली थ्योरी थी वो इसलिए दी गई क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन यानी कि जो फर्स्ट थ्योरी थी वो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रही थी, हार्ड एसिड एंड हार्ड बेसिस के बारे में बात करती, सॉफ्ट इंटरेक्शन के बारे में तो उसने बात ही नहीं की। सो जो सॉफ्ट इंटरेक्शन है वो पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया एज कोवलेंट इन नेचर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पोलराइज हो पा रहे हैं, उनमें पोलराइजेबिलिटी शो हो रही है, दैट मीन्स वो कोवलेंट नेचर शो कर रहे हैं। इसी रीज़न से जो हमारे Ag+ होते हैं, Hg+ होते हैं, वो जो बॉन्ड बनाते हैं वो सॉफ्ट बेस Cl- के साथ बनाते हैं एंड ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर AgCl कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो वो कोवलेंट है, रीज़न कि जो इसमें पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू अगर हम हार्ड एसिड्स की बात करते हैं या हार्ड बेसिस की बात करते हैं। सो सॉफ्ट इंटरेक्शन कौन सी थ्योरी जस्टिफाई करती है? पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। एंड जो मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिनमें 6 या 6 से ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम सॉफ्ट एसिड्स क्लासीफाई करते हैं, उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है एंड वो सॉफ्ट बेसिस के साथ ही इंटरैक्ट कर पाते हैं जो कि इजीली पोलराइज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फाइड आयन, ठीक है जी। सो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। थर्ड थ्योरी जो दी गई दैट वाज पाई बॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन। ये भी एक जस्ट पॉइंट था जो इंक्लूड किया गया इस कॉन्सेप्ट में कि जब सॉफ्ट इंटरेक्शन होंगे यानी कि सॉफ्ट एसिड यानी कि कोई ऐसा मेटल जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, उसके हमें पता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होंगे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली रिमूव करा सकते हैं। सो वो सॉफ्ट एसिड्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर सकते हैं डी वाले एंड इसलिए पाई डोनर की तरह एक्ट करते हैं। इसी तरह से जो सॉफ्ट बेसिस होते हैं वो पाई बॉन्ड एक्सेप्टर्स होते हैं, उनके पास वेकेंट पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं तो वो उसमें इजीली पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी को बोलेंगे हम पाई बॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन, यानी कि सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस इंटरैक्ट करके पाई बॉन्डिंग को भी फेवर करते हैं। सो हमने आयनिक बॉन्डिंग की बात कर ली, कोवलेंट बॉन्डिंग की, पाई बॉन्डिंग को भी इंक्लूड कर लिया। जो लास्ट थ्योरी इसकी दी गई थी दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस थ्योरी के बेसिस पर यह बताया गया कि अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो उसको हम हार्ड क्लासीफाई करेंगे, एंड कोई ऐसे मेटल आयन से कोई ऐसी स्पीशीज है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है तो उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? एज सॉफ्ट, चाहे हम एसिड्स की बात करें या बेसिस की बात करें, ठीक है जी। सो ये हो गई हमारी 4 थ्योरीज, छोटी छोटी सी थ्योरीज जो HACB प्रिंसिपल से रिलेटेड दी गई थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, पाई बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। इन टॉपिक्स को आप बुक में से भी एक बार रीड कर लेना ताकि आपको ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा, दैट इज एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ये कॉन्सेप्ट पता है इसलिए दिया गया क्योंकि जो हमने पहले डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि एसिड्स एंड बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके बेसिस पे हमने फिर नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट दे दिया हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का भी। तो इन दोनों का क्या आपस में कोई रिलेशन था? देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो सारे हार्ड बेसिस हैं उनकी स्ट्रेंथ इक्वल हो। फॉर एग्जांपल OH- और F- दोनों ही हार्ड बेसिस हैं, बट जो OH- की बेसिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन, तो ऑब्वियसली इनकी स्ट्रेंथ सेम तो नहीं होगी।
हार्ड दोनों है बट बेसिक नेचर दोनों का स्ट्रेंथ अलग है ना। तो हार्ड बेसिस तो दोनों है बट कौन सा ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा किस सिचुएशन में, ये बात तो कहीं हुई नहीं पियर्सन प्रिंसिपल में। इसी तरह से अगर हम SO3 और ट्राईथाइल फॉस्फीन की बात करें तो वो दोनों के दोनों ही सॉफ्ट बेसिस थे, बट जो ट्राईथाइल फॉस्फीन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है। थे दोनों सॉफ्ट पर उनकी जो बेसिसिटी है वो डिफरेंस कर गई। सो ये ना एक HSAB प्रिंसिपल की लिमिटेशन थी कि उसने उनको सिर्फ क्लासीफाई कर दिया बट जो उनकी इनहेरेंट यानी कि उनका खुद का जो बेसिक या एसिडिक नेचर है जो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करता है उसको कहीं इंक्लूड किया ही नहीं। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी हम इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे तो हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लेके नहीं चलना है। लुईस एसिड्स बेस की रिएक्शंस जो होती हैं वो सॉफ्टनेस हार्डनेस इस कॉन्सेप्ट को भी मानकर चलती है और जो एसिड्स एंड बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसको भी मान के चलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ये वाली रिएक्शन SO3 प्लस HF फॉर्म्स HSO3 प्लस F-, तो जो इसमें SO3 है बच्चों वो सॉफ्ट बेस है और जो HF है इसमें H प्लस हार्ड एसिड है F- हार्ड बेस है। सो H प्लस F- तो स्टेबल है, हार्ड इंटरेक्शन से बना है, तो वो SO3 जो कि एक सॉफ्ट बेस है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा ही क्यों, बट ये इंटरेक्शन होती है एंड फेवरेबल रिएक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉर्म क्या हो जाता है HSO3 प्लस F-, HSO3 बना, H प्लस हार्ड है SO3 सॉफ्ट है। तो पहले तो इंटरेक्शन हार्ड था जो कि फेवरेबल था, बट रिएक्शन होने के बाद ये तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हो गया जो कि फेवरेबल ही नहीं है, तो फिर ये रिएक्शन हुआ ही क्यों है। सो इस चीज़ को HSAB प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्चुअली में रीज़न क्या था, जो SO3 था उसकी बेसिक स्ट्रेंथ F- से बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके F- को रिप्लेस कर देता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाता है। सो इसीलिए हम किसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ कर नहीं चल सकते, वी हैव टू कंसिडर बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। सो आई होप कि आपको हार्ड एसिड्स एंड बेसिस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल एप्लीकेशंस। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आई विल सॉल्व योर डाउट। एंड अब हमारी एसिड्स एंड बेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट का जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है, दैट कंटेन्स 4 वीडियोस। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।